आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे जो शिक्षा आयोग रही है, जिसे हम लोग कोठारी आयोग या कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं। और यह 1964 में अ, आई थी। इन्होंने अपना रिपोर्ट वगैरह जो होता है इकट्ठा करना शुरू किया था और 66 में अपने रिपोर्ट को इन्होंने पेश किया था। आखिर इन्होंने क्या-क्या रिकमेंडेशंस किए थे, क्या-क्या इनकी अनुशंसाएँ थी, आज उन्हीं को हम लोग अच्छे से विस्तारपूर्वक समझेंगे और क्या-क्या पहलुएँ रहे, उन सभी को आज हम लोग विस्तारपूर्वक से समझेंगे। तो देखते हैं कि जो शिक्षा आयोग रही है, जिसे कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है और भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर है। और इसका गठन 14 जुलाई 1964 को डॉक्टर डी.एस. कोठारिया, दौलत सिंह कोठारिया की अध्यक्षता में किया गया था। यह भारत का पहला ऐसा शिक्षा आयोग था जिसने शिक्षा के सभी स्तरों और पहलुओं का व्यापक अध्ययन किया और देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास से शिक्षा को जोड़ने का प्रयास किया। जो शिक्षा आयोग थी, जिसे हम लोग कोठारी कमीशन आयोग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनके जो अध्यक्ष रहे थे वो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारिया रहे थे, जिनके नाम पर ही कोठारिया आयोग भी यह फेमस है। जो कि 1964 में आती है, रिपोर्ट वगैरह अपना इकट्ठा करती है और 1966 में उसको प्रस्तुत कर देती हैं। तो इसका गठन 14 जुलाई को हुआ था। और इससे पहले बहुत सारे आयोग आए थे, चाहे वो मुदालियर आयोग हो, या फिर यूजीसी का हो, या फिर सेकेंडरी वाला हो। तो इन लोगों ने क्या किया था कि एक ही पक्ष को देखने का कार्य किया था, या तो प्राइमरी को देखा, या तो सेकेंडरी को देखा, या तो उच्च को देखा। बट जो शिक्षा आयोग है, जो 1964 में आया, इसने क्या किया कि जो जितने स्तर थे शिक्षा में, चाहे वो प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्च हो, इसने सभी स्तरों को कवर किया और उस पर क्या-क्या रिकमेंडेशन है, उसमें आखिर क्या-क्या चेंजिंग करना चाहिए हमें, तो उस पर इसने विस्तृत एक रूपरेखा तैयार किया और उसको वहाँ पे प्रस्तुत किया सभी के लिए। तो इसमें जो सामाजिक हो गया, राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया, इन सभी को जो होता है, इन सभी पहलुओं को शिक्षा में किस प्रकार से जोड़ा जाए, इस पे बात कही गई। और देखा जाए तो इसने क्या किया कि आयोग की जो रिपोर्ट है वह 1968 की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार भी तैयार किया कि जो शिक्षा आयोग है जो 1964-66 में आता है, इसके बाद हमारा जो पहला शिक्षा आयोग है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है, सॉरी आयोग नहीं, जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जो कि 1968 में प्रकाशित होती है। तो उसी इसी में से जो शिक्षा आयोग 1964 से 66 के बीच में जितने अनुशंसाएँ की गई थी, तो उसमें से जो प्रमुख अनुशंसाएँ थी, वह कहाँ पर, जो पहले हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी एनईपी 1968, उसमें जाकर के यहाँ उसको यहाँ से एब्ज़ॉर्ब करके, यहाँ से लेकर के अपने अंदर वह समाहित कर लेती है और उसको प्रकाशित करती है 1968 वाला। फिर अगर देखा जाए कि इसमें आखिर कौन-कौन से रिकमेंडेशन थे, कौन-कौन से अनुशंसाएँ थी, जो कि कोठारिया आयोग ने किया था, तो अपने रिपोर्ट में शिक्षा के राष्ट्रीय विकास से जो भी जोड़ने के लिए कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण अनुशंसाएँ इन लोगों ने जो रिकमेंडेशंस है वो किए। और इन्हीं विभिन्न आयामों में क्या है, इनको हम लोग विभाजित करके पढ़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है इसमें, जो शिक्षा और राष्ट्रीय विकास का आयाम, और जो शिक्षा और राष्ट्रीय विकास है उसका क्या आयाम है, फिर उसके बाद इसकी क्या और अनुसंधान में का देखा जाए तो शिक्षा संरचना और जो संगठन रहा है उसके अंतर्गत क्या-क्या है उसको भी देखेंगे। फिर पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियाँ किस प्रकार की इन्होंने आखिर बात की कि किस प्रकार से होनी चाहिए, और शिक्षकों से संबंधित अनुशंसाएँ कि टीचर से संबंधित कौन-कौन से ऐसे रिकमेंडेशन इन लोगों ने किया कि जिससे हमारे जो छात्र हैं उनको अच्छे से पढ़ाई मिल सके, अपना वो विकास कर सके। फिर कुछ अन्य महत्वपूर्ण अनुशंसाएँ हैं जो कि शिक्षा आयोग के द्वारा किया गया था, तो इनको हम लोग एक-एक को अच्छे से विस्तारपूर्वक समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं जो शिक्षा और राष्ट्रीय विकास का आयाम, कि जो शिक्षा है उसका राष्ट्रीय जो विकास है उसका क्या-क्या आयाम रहा है, कि आयोग ने क्या किया कि शिक्षा को राष्ट्र के विकास का सबसे शक्तिशाली उपकरण माना है। और क्या क्या कहते हैं कि जो शिक्षा का उद्देश्य है केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं, बल्कि जो राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने वाला होना चाहिए। तो शिक्षा क्या है, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास का यह आयाम है कि शिक्षा ऐसी मिलनी चाहिए जिससे क्या हमारा राष्ट्रीय विकास हो। तो इसमें सबसे पहले उस विकास को करने के लिए क्या-क्या उसमें हम लोग को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तो उत्पादकता में वृद्धि, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, कि इसने क्या अनुसंधान की, जो कोठारिया आयोग है, कि आयोग ने जैसे कि विज्ञान हो गया, साइंस हो गया, और उसके बाद प्रौद्योगिकी शिक्षा हो गया, जो टेक्नोलॉजी एजुकेशन है, उसको बढ़ावा देने पर इसने जोर दिया। और क्या कहा उसने कि जो कृषि है और जो हमारा उद्योग उद्योग है, जो हमारा टेक्नोलॉजीज़ हैं, और
उसमें क्या है, शिक्षा का जो विकास है वह किया जाना चाहिए और माध्यमिक शिक्षा का जो हमारा व्यावसायीकरण है वो भी किया जाना चाहिए। जो हमारा माध्यमिक है, जो कि मिडिल एजुकेशन है, उसमें और वोकेशनल एजुकेशंस को भी उसमें बढ़ावा देना चाहिए, ताकि बालक क्या हो सके, सिर्फ ज्ञान ही ना ले सके, वो आगे जाकर के क्या करे, अपने राष्ट्र में योगदान दे। तो किस प्रकार से वह कर सकता है, जैसे कि अगर योगदान की अगर हम लोग इसमें बात करें तो यह क्या अनुशंसा करती है एनईपी, जो सॉरी जो शिक्षा आयोग है, दौलत सिंह कोठारिया वाला, तो वह क्या बोलती है कि जो आर्थिक विकास को सीधे प्रभावित करती हो, इस प्रकार की इसमें रिकमेंडेशन की गई। एक शिक्षित और कुशल कार्यबल ही देश में क्या कर सकता है, उद्योग और कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ा सकता है, जिससे राष्ट्रीय विकास की आय में वृद्धि हो सकती है। तो मान लीजिए अगर इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी होगा तो कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र का भी विकास होगा। उसके बाद सामाजिक और राष्ट्रीय एकता, कि जो हमारा सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन है वो आखिर किस प्रकार से आगे बढ़ेगा। तो इस पे क्या अनुशंसा की इन लोगों ने, जो कोठारिया आयोग है, तो उन्होंने क्या बोला कि आयोग ने पूरे देश के लिए एक समान स्कूल प्रणाली, जिसे हम लोग कॉमन स्कूल सिस्टम कहते हैं, इसके विषय में मैंने अच्छे से एक वीडियो बनाया, वहाँ आप इसको समझ सकते हैं। कॉमन स्कूल का क्या मतलब है, सभी के लिए एक समान जो स्कूल का जो सिस्टम होगा, तंत्र होगा, वो सभी के लिए एक समान होगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, रंग का हो, रूप का हो या किसी समाज से आता हो। और जो त्रिभाषा सूत्र है, थ्री लैंग्वेज जो फॉर्मूला है, वो इसके अंतर्गत बात की गई है ना। इसकी सिफारिश कहाँ की जाती है, शिक्षा आयोग के अंतर्गत। और समान स्कूल प्रणाली में क्या है, अगर मान लीजिए अगर ये सब हो जाता है तो जो समान कॉमन स्कूल सिस्टम है, समान स्कूल प्रणाली है, समाज में व्याप्त असमानता को क्या करती है, कम करके राष्ट्रीय एकता को या बढ़ावा देने का कार्य करिए। क्योंकि यहाँ पे विभिन्न जगहों से, विभिन्न रूप रंगों से या विभिन्न जातियों के या विभिन्न जो क्षमता वाले बालक है या विभिन्न समाज के जब बालक है एक जगह आएंगे तो कहीं ना कहीं इसमें एकता को भी बढ़ावा मिलेगा। और त्रिभाषा सूत्र की बात करें इसमें, और तो जैसे कि मातृभाषा हो गया, हिंदी हो गया और अंग्रेजी हो गया, तो इन भाषाओं में क्या है, अंतर को कम करने के लिए और विभिन्न राज्यों के बीच क्या हो सके कि संचार को सुगम बना सके। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका जो मातृभाषा है, तो आप जहाँ जिस क्षेत्र में जो भाषा यूज कर रहे हो मातृभाषा हो गया, तो मान लीजिए त्रिभाषा सूत्र का क्या उद्देश्य रहा है कि इसके द्वारा आप संचार जो है अन्य राज्यों से या अन्य कहीं भी जाकर के अच्छे से कर सके, और जिससे क्या हो, अच्छे से एक संपर्क स्थापित हो सके, जिससे कि सुगम प्रयास करना इसका उद्देश्य रहा है। फिर आधुनिकीकरण के लिए शिक्षा की, एजुकेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन, कि आयोग ने क्या किया कि जो आधुनिक विज्ञान हो गया, गणित हो गया और जो टेक्नोलॉजी वाले एजुकेशन हो गया, उस पे विशेष बल इन्होंने देने की बात कही। अगर क्योंकि जब आधुनिकीकरण की बात होगी तो कहीं ना कहीं उसमें साइंस की, टेक्नोलॉजी की बात जरूर आएगी। तो इन्होंने क्या किया कि भारत को एक आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने वाले राष्ट्र बनाने के लिए क्या किया कि एक महत्वपूर्ण यह एक नीति बनाई। और यह छात्रों को क्या है, बदलते जो वैश्विक जो भी वर्तमान समय में आखिर क्या डिमांड है ग्लोबल पे, तो उसको देखते हुए इन लोगों ने क्या किया, जो साइंस है और जो टेक्नोलॉजी है उसको यहाँ पे इंटीग्रेट करने की बात कही। फिर आगे अगर हम लोग इसमें बात करें कि जो हमारा 1964 से 66 तक आयोग रहा, कोठारिया आयोग, जिसे हम लोग शिक्षा आयोग भी कहते हैं, तो इसकी आखिर संरचना क्या है, शिक्षा का आखिर संरचना का क्या रूप है, तो देखा जाए तो इसकी क्या संरचना का रूप रहा है, 10+2+3, यह इसका संरचना का रूप रहा है। कि इन्होंने क्या सुझाव दिया कि जो 10 वर्ष की क्या रहेगी, माध्यमिक शिक्षा रहेगी, और फिर उसके बाद 2 वर्ष की जो अ, उच्च माध्यमिक रहेगी, और फिर 3 वर्ष की जो ग्रेजुएशन रहेगी। बट वर्तमान समय में क्या है, ये चेंज हो गया है ना, एनईपी 2020 आया है, तो उसमें एक नया स्ट्रक्चर दिया गया है 5+3+3+4 का। और 5 की बात करें तो ये फाउंडेशनल स्टेज कहलाता है, और फिर 3 करके और 4 तक, और फिर उसके बाद 3 की बात करें हम लोग, तो ये आपका 1 से लेकर के क्या बोलते हैं 6 तक हो गया। फिर उसके बाद 7-8 यहाँ तक हो जाता है, 7-8-9, और फिर 10-11-12 इसके अंतर्गत आ सकता है ना, 9-10-11-12, ठीक। 4 में 9-10-11-12 हो जाता है, और फिर इसमें 8-7-6 हो जाता है, 6 से लेकर के 8 तक इसमें बात की गई है। तो जो शिक्षा की संरचना रही है और संगठन रही है, तो जो कोठारिया आयोग थी, तो उसने 10+2+3 का जो शिक्षा है उसका संरचना दिया। 10+2+3 का क्या मतलब है कि जो 1 से लेकर के यहाँ पे 10th क्लास तक की बात करेंगे, मतलब 10th क्लास तक की, ठीक। उसके बाद +2 का मतलब हमारा 11th-12th हो गया, और उसके बाद जो ग्रेजुएशन हो गया जो 3 साल का रहता था। तो इसमें इसकी बात है कि किस प्रकार से आखिर इन सब चीज़ों पर जोर दिया जाएगा। तो इसमें जो शिक्षा की संरचना है, तो इन सब चीज़ों की इसमें बात कही गई थी। और अगर इसकी बात करें योगदान की, तो इसमें क्या है कि
ये संरचना क्या है, पूरे देश में शिक्षा की एकरूपता स्थापित करने के लिए क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जो आज भी क्या भारत में शिक्षा की प्रणाली का आधार रहा है। परंतु अभी वर्तमान में क्या है कि एनईपी 2020 जब आया तो ये चेंज हो गया, और एनईपी 2020 में एनईपी 2020 है जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 वाला है, उसमें क्या स्ट्रक्चर है, 5+3+, एक सेकंड, 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर है ना। तो इसमें क्या बताया गया कि जो फाउंडेशनल स्टेज है 5 हमारा, और ये 12 तक की स्ट्रक्चर की बात करता है कि हमारा जो 12 तक की क्लासेस है किस तरह से चलेंगे, और इसमें जो हमारा यूकेजी, एलकेजी, नर्सरी है, ये सब को भी इन्वॉल्व किया गया है। जो हमारा बाल वाटिका है, उसके बाद 1-2 हो गया। देखिए इसमें सबसे पहले फाउंडेशन की अगर बात करें तो इसमें बाल वाटिका हो गया, आंगनवाड़ी हो गया, और 1+2 क्लास हो गया है ना। फिर उसके बाद 3 की बात करें तो 3, 4, 5 क्लास की बात है। फिर इसके बाद 6 to 8 की इसमें बात हो जाती है, और जो हमारा लास्ट वाला 4 बचता है वो 9, 10, 11, 12 की बात करता है कि इसमें किस तरह की आखिर जो शिक्षा का संरचना रहेगा किस रूप से रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो हमारा एनईपी 2020 है और जो शिक्षा आयोग में रिकमेंडेशन गई थी वर्तमान समय में वो चेंज हो गया है। तो उस समय जो दिया गया था मुद्दा कोठारिया आयोग के द्वारा, तो उसमें 10+2+3 का जो शिक्षा है उसका संरचना दिया गया था, और इसमें बात कही गई थी कि जो 10 मतलब कि 10th क्लास तक, फिर 2 मतलब कि जो हमारा 12th हो गया, 11 12th का, और 3 मतलब ग्रेजुएशन की, इसमें क्या किस तरह से अनुशंसाएं रहेंगी, क्या रिकमेंडेशन की, तो इसकी बात कही गई इसमें। फिर समान स्कूल प्रणाली की बात करें कि कॉमन स्कूल सिस्टम, इसकी बात कहेगी कि आयोग ने क्या रिकमेंड किया कि एक ऐसी प्रणाली का सुझाव दिया जहाँ क्या हो, सभी बच्चे चाहे उनकी सामाजिक, आर्थिक या कुछ भी हो, या एक ही तरह की क्या हो, मतलब कि मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उसका आर्थिक वो बहुत ही ज़्यादा आर्थिक रूप से कमज़ोर है, पैसों की बहुत दिक्कत है, और एक और बालक है जिसके पास पैसे बहुत ज़्यादा है, तो आखिर कोई भी उसका आर्थिक रूप रहे कैसा भी रहे, तो उनके लिए कॉमन स्कूल सिस्टम की यहाँ पे बात कही गई थी। तो इसके द्वारा क्या होगा कि जो समानता और सामाजिकता है, सामाजिक जो न्याय है, उसको स्थापित करने में क्या एक नई दिशा, ये महत्वपूर्ण यह प्रयास रहा था, जो कोठारिया आयोग है उसके द्वारा कहा गया था। फिर उसके बाद अगर हम लोग पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों की बात करें तो पाठ्यक्रम में जो कार्य अनुभव, वर्क एक्सपीरियंस, इस पे बात कही गई थी कि आयोग ने क्या किया, कि जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम में जो कार्य अनुभव है उसको एक अभिन्न अंग मानने की एक सिफारिश की गई थी। ठीक, और इसमें क्या है कि ये बच्चों क्या किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक कौशल भी सिखाने के लिए क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी थी कि जो पाठ्यक्रम है उसमें वर्क एक्सपीरियंस भी रहे, सिर्फ वहाँ पर रटन प्रणाली न रहे, उसमें इस तरह की सीखने की चीज़ें शामिल हो जो उनके अनुभव या उनके जो मस्तिष्क को उसका भी विकास करे। फिर इसमें नैतिक और धार्मिक शिक्षा की बात कही गई कि आयोग ने स्कूलों में जो नैतिक हो गया, मॉरल एजुकेशन हो गया कि कहाँ पे हमें कैसे बोलना है, क्या व्यवहार करना है, सही क्या है, गलत क्या है, या फिर जो विभिन्न धर्म है उसके प्रति हमें किस प्रकार से सम्मान करना है, या फिर जो सम्मान के लिए शिक्षा की, इसमें बात कही गई थी। तो यह क्या है कि छात्रों में जैसे कि सहिष्णुता हो गई, एक करुणा का भाव हो गया, और एक नैतिक जिम्मेदारी हो गया, तो इन सब मूल्यों को स्थापित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही थी। फिर उसके बाद इसमें अगर चौथा देखें, जो शिक्षक है उससे संबंधित क्या अनुशंसाएं किया, इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन की, तो आयोग ने शिक्षकों के जो वेतन हो गए, सेवा शर्तें हो गए, जो सामाजिक स्थिति है उसमें सुधार करने की सिफारिश कही कि हमें गुणवत्तापूर्ण वाले हमें टीचर्स चाहिए, और फिर उसके हम लोग जो वेतन है उसको भी ठीक करें, और जो कुछ सेवा किस प्रकार से वो सेवा दे, क्या क्या शर्त रहने चाहिए उसकी सामाजिक स्थिति में, जो क्या कर सके, हमारे सुधार कर सके, तो ऐसे शिक्षकों की इसमें बात कही गई है। फिर अगर शिक्षक प्रशिक्षण की बात करें हम लोग, तो जो टीचर एजुकेशन है, तो शिक्षकों के लिए क्या है, एक नियमित और उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन की इसमें बात कही गई थी। बहुत पहले देखिए जब आया था ये 1964 में कोठारी आयोग, तो इसमें टीचर एजुकेशन की बात कही गई थी, जैसे कि वर्तमान समय में टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की हम लोग बात करें तो सॉरी, टीचर यहाँ ट्रेनिंग की बात कही गई, प्रशिक्षण की, तो टीचर को समय समय पे क्या करें हम लोग, ट्रेनिंग भी दे, ताकि वर्तमान समय के अनुसार क्या हो सके, वो सामंजस्य स्थापित कर सके। तो हम लोग को आज देखने को मिलता है कि कई सारे ऐसे संस्थान है जहाँ पर टीचरों को, जो इन सर्विस वाले टीचर हैं जो पढ़ाते हैं, जो गवर्नमेंटेड टीचर है, तो उन लोग को भी क्या है समय के अनुसार जैसे टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करेंगे, टीएलएम का कैसे प्रयोग करेंगे वर्तमान समय में या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो उन सबको वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। तो शिक्षकों को संबंधित ये सब अनुशंसाएं की गई थी। फिर कुछ अगर अन्य महत्वपूर्ण हम लोग अनुशंसाएं की बात करें तो इसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की भी ये बात करता है, जो वर्तमान समय में आरटी एक्ट के द्वारा लागू हो चुका है पूरे भारतवर्ष में। तो इसमें जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य, जो निःशुल्क हो गया और अनिवार्य शिक्षा का इसमें प्रावधान की बात कही गई थी। फिर जो उच्च शिक्षा से संबंधित है कि विश्वविद्यालय को स्वायत्ता प्रदान करना चाहिए, है ना, और जो अनुसंधान है उसमें बढ़ावा मिले, कि जो विश्वविद्यालय है वो स्वयं क्या कर सके, संचालित कर सके, एक स्वायत्ता उनको मिले, किसी पे वह डिपेंड ना रहे, और उसमें रिसर्च कर सके, कोई भी हमारी समस्या उसका समाधान ढूंढ सके। तो ये सब की बात यहाँ कही गई। फिर जो महिला शिक्षा है इसकी बात कही कि लड़कियों के लिए क्या शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, उनके लिए कुछ प्रावधानों को यहाँ पे लाना चाहिए, ताकि जो
लड़कियां हैं उनको भी समान रूप से जिस प्रकार से लड़कों को बढ़ावा मिलता है, तो कहीं न कहीं लड़कियां भी इसमें बढ़-चढ़ के हिस्सा ले सकें और अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सकें। तो हम लोग ने यहाँ पे अभी देखा कि हम लोग ने क्या-क्या चर्चा कर लिया इसमें कि क्या-क्या अनुशंसाएँ थी। एक तो शिक्षा और राष्ट्रीय विकास का आयाम की जो शिक्षा और राष्ट्रीय विकास है उसमें क्या-क्या आयाम रहे उसमें उसमें बात कही गई थी। किस प्रकार से आखिर जो उत्पादक है उसमें किस प्रकार से यह वृद्धि कर सकता है या फिर जो सामाजिक और राष्ट्रीय एकता है उसको किस प्रकार से ये ला सकता है। फिर जो मॉडर्नाइज़ेशन है और जो वर्तमान समय में देखा जाए जो गणित हो गया या फिर टेक्नोलॉजी हो गई इसकी बात वहाँ पे उस समय की गई थी। फिर जो शिक्षा का संरचना है, तो शिक्षा का जो संरचना रहा है इसकी बात कही गई थी उस समय जो कोठारिया आयोग रही थी वो 10+2+3 की बात करती थी कि इस संरचना के अनुसार हमारे जो विद्यालय है वो सब चलेंगे। और इसमें जो समान कॉमन स्कूल प्रणाली है उसकी बात कही गई थी कि जो सामाजिक या आर्थिक रूप से कैसे भी बालक हो उनको एक समान शिक्षा की प्रदान की जाए। जो वहाँ पे एजुकेशन उनको प्रदान किया जाए। फिर यहाँ पे ऐसे अनुभवी सिर्फ़ एक तरीके से मात्र उनको किताबी ज्ञान ना दें, वहाँ पे अनुभवी जो शिक्षक है वो भी रहें कि अनुभव के माध्यम से उनको कुछ सिखाएँ, लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सिखाएँ। फिर कुछ शिक्षकों से संबंधित अनुशंसाएँ भी इसमें की गई थी कि उनके जो शिक्षक है उसमें सुधार हो, उनको समय-समय पे ट्रेनिंग वगैरह दिया जाए, उनके जो वेतन है उनको भी ठीक-ठाक किया जाए या फिर जो सेवा शर्त है उसको भी सही किया जाए ताकि सामाजिक सुधार में वहाँ बढ़ावा दे सके। फिर अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में हम लोगों ने देखा कि इसमें बात कही गई कि निःशुल्क शिक्षा हो गया और अनिवार्य शिक्षा उसकी बात कही गई, फिर जो महिला शिक्षा है उसकी बात कही गई है, फिर जो उच्च शिक्षा है जो कि विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता और फिर जो अनुसंधान रिसर्च को बढ़ावा देने की इसमें बात कही गई। तो निष्कर्षतः हम क्या कह सकते हैं जो शिक्षा आयोग है जो कि 1964 में आती है और 66 में अपने सिफारिशों को या अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है करती है। तो वो क्या है अनुशंसाएँ जो इनकी रही है वो भारतीय शिक्षा के लिए क्या है बहुत ही व्यापक और एक दूरदर्शी रोड मैप के रूप में रही थी जिसका पालन आज भी हमें देखा जाए तो चाहे वो 1968 हो 1986 का एजुकेशन पॉलिसी हो या फिर उसके बाद जो संशोधन हुआ 1992 में या फिर वर्तमान समय में एनईपी 2020 की बात करें तो कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक-दूसरे से कनेक्टेड है। तो कहीं न कहीं कुछ चीज़ें उस वहाँ से लेकर के एनईपी 22 में 2020 जो 2020 उसमें यहाँ पे डाला गया है। तो इससे जो पहली बार शिक्षा को क्या किया इसने, जो शिक्षा आयोग है, उसने राष्ट्र के जो सामाजिक हो गए फिर या फिर आर्थिक हो गए, राजनीतिक विकास के साथ-साथ इसको जोड़ने का कार्य किया। हालाँकि सभी अनुशंसाएँ क्या हो सके पूरी तरह से लागू नहीं हो सके हर जगह पर बट लेकिन देखा जाए तो भारत में जो शैक्षिक नीतियाँ हैं विशेष करके 1968 हो गया, 1986 हो गया, तो इसमें राष्ट्रीय शिक्षा की जो नीतियाँ हैं उसको गहराई से इसने बहुत ही प्रभावित किया है कि कई सारे जो अनुशंसाएँ हैं या रिकमेंडेशंस है उसको एडॉप्ट करने का कार्य किया है 1968 में या 1986 हो। तो आयोग ने क्या वो शिक्षा में जो समानता है, गुणवत्ता है और जो प्रासंगिकता लाने का इसमें प्रयास करने का कार्य किया है, जिसका प्रभाव आज भी हम लोग को शिक्षा प्रणाली में देखने को मिलता है। तो हम लोग निष्कर्ष भी समझ गए इसमें जो उसके अनुशंसाएँ रहे हैं शॉर्ट में वो भी समझ गए हैं। आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। हमें चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। कोई डाउट है, सजेशन है तो ज़रूर बताएँ। थैंक यू।